हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटे क्लास 11 एग्रीकल्चर की चल रही है फिजिक्स। तो बेटे फिजिक्स में आपको बता दें, देखिए फिजिक्स में जो आज चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर है आपका 16वां चैप्टर का नाम है ऊष्मा तथा कार्य, ऊष्मा इंजन, ऊष्मा तथा कार्य। 16वां चैप्टर आपका फिजिक्स का स्टार्ट होगा। तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए इस चैप्टर को आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो में अच्छे से समझें और अच्छे से कवर करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका ऊष्मा तथा कार्य, ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में आए ना, तो बेटा कुछ ना कुछ इस चैप्टर से 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैं आपको सबसे पहले देखिए कुछ परिभाषाएं कराऊंगा, इसके बाद एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी कराऊंगा, और इसमें आंकिक क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे मैं आपको आंकिक क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उस पर भी क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेटा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम बिना किसी देरी के अब करते हैं चैप्टर की शुरुआत। समझिए बेटे, देखो पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि ऊष्मा तथा कार्य में क्या संबंध है। देखो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, ऊष्मा तथा कार्य में क्या संबंध है। इसमें दो क्वेश्चन मैंने एक ही में ऐड कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है ऊष्मा तथा कार्य में क्या संबंध है। तो आप समझ लो, पहले इतने का आंसर जान लो, ऊष्मा तथा कार्य में क्या संबंध है। तो देखो ऊष्मा जो है वो Q है, ऊष्मा को हम प्रदर्शित करेंगे Q से, तथा W को हम प्रदर्शित करेंगे, कार्य को प्रदर्शित करेंगे हम W से। ठीक है, में निम्न संबंध है। क्या संबंध है? तो देखो W/Q बराबर होता है J, W/Q बराबर होता है या J, आप बोल सकते हो J बराबर W/Q। जहां समझो, जहां ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J है, जहां आपका ये J है, J क्या है? J आपका यांत्रिक तुल्यांक है, इसे हम प्रदर्शित करेंगे J से। इसके बाद कार्य, तो जहां कार्य क्या है? W आपका बेटा ये कार्य है, कार्य क्या है? W को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे? कार्य के लिए। और Q क्या है? तो Q आपका ये ऊष्मा है, ऊष्मा क्या है आपका? Q है। के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। आपका इतना क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऊष्मा तथा कार्य में संबंध बताइए तो J बराबर बता देना W/Q। J क्या बताओगे? J का मतलब क्या है? यांत्रिक तुल्यांक है J, W आपका कार्य है और Q आपका ये दे रखा है ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट है सूत्र की सहायता से उल्लेख कीजिए। तो बेटा हमने इसे सूत्र की सहायता से आपके सामने चर्चा की है। ठीक, अगला कह रहा है, देखो यांत्रिक तुल्यांक का मान, क्या कह रहा है वो? यांत्रिक तुल्यांक का मान जूल तथा कैलोरी के पदों में लिखिए। किसमें? जूल तथा कैलोरी के पदों में। यांत्रिक तुल्यांक, तो आपको पता है जो यांत्रिक तुल्यांक है, यांत्रिक तुल्यांक को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? J से। तो जब J से करेंगे तो J बराबर कितना है? 4.18 जूल प्रति कैलोरी, यानी 4.18 जूल प्रति कैलोरी, ये हो जाएगा J का मान। ये क्वेश्चन मिक्स करके भी पूछा जा सकता है और आपसे अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। आपसे अलग करके इस प्रकार से पूछ लेगा कि यांत्रिक तुल्यांक का मान जूल तथा कैलोरी के पदों में लिखिए, इसका मान क्या होगा? तो आपका J बराबर कितना हो जाएगा? 4.18 जूल प्रति कैलोरी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई भाप के इंजन की दक्षता लगभग होती है, यानी जो भाप वाला जो इंजन होता है वो भाप के इंजन की दक्षता लगभग होती है। तो आप बताओगे 15 से 20% होती है। कितनी? 15 से 20%। और देखो मैंने एक नोट करके एक पॉइंट लिखा है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल यानी आंकिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये काम आएगा। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे, अगले जो हेडिंग्स है हमारी वो है ऊष्मा इंजन। तो आप ऊष्मा इंजन के बारे में सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे और इसके बाद समझेंगे कि जो ऊष्मीय इंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अपने जो सिलेबस में है वो ऊष्मीय इंजन 2 प्रकार के, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन को भी समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं ऊष्मा इंजन। तो देखो ऊष्मा इंजन के बारे में समझिए। देखिए, वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊष्मीय इंजन कहलाता है। तो देखो ऊष्मीय इंजन के बारे में आप क्या समझे कि देखो ऐसी युक्ति
जिसमें क्या होता है कि भाई ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। देखो, वह युक्ति जिसके द्वारा, यानी वह युक्ति जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से किसे हम भाई ऊष्मीय ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, हम यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ऊष्मीय इंजन कहलाते हैं। जो जितने भी ऊष्मा के माध्यम से इंजन चलते हैं उनमें क्या होता है भाई, एक ऐसी युक्ति लगी हुई होती है जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय इंजन कहते हैं। जो ऊष्मीय इंजन होता है वो होते हैं दो प्रकार के। तो दो प्रकार के में कौन कौन से ऊष्मीय इंजन हैं, एक होता है बाह्य दहन इंजन, दूसरा होता है आंतरिक दहन इंजन, या आंतरिक या अंता बोल दो, आंतरिक दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग हम ये पढ़ेंगे बाह्य दहन इंजन। इसके बाद हम समझेंगे कि आंतरिक दहन इंजन क्या होते हैं। तो बाह्य दहन इंजन को समझिए। देखो, बाह्य इंजनों में ईंधन के रूप में कोयला, जैसे बाह्य दहन का मतलब है यानी इंजन तो चलेगा लेकिन किसी बाहरी स्रोत के माध्यम से चलेगा। जैसे बाह्य इंजनों में ईंधन के रूप में देखो कोयला, ठीक, कोयला आदि के दहन की प्रक्रिया इंजन से बाहर किसी अन्य ऊष्मक में होती है। ऊष्मक में उत्पन्न ऊष्मा का प्रयोग जल को जलवाष्प में बदलकर, इस जल को किसके रूप में भाई, जलवाष्प में बदलकर वाष्प दाब द्वारा, किसके, वाइपर प्रेशर, वाष्प दाब द्वारा इंजन के सिलेंडर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे से वह कार्य करता है। क्या कहलाता है भाई, बाह्य दहन इंजन कहलाता है। बाह्य दहन इंजन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बाह्य इंजनों में ईंधन के रूप में जो है वो कोयला आदि के दहन की प्रक्रिया से इंजन से बाहर किसी अन्य ऊष्मक में होती है। तो आपने देखा होगा जैसे ट्रेन थी पहले, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो कोयला के माध्यम से चलती हैं, बाह्य इंजन के रूप में काम वर्क करते हैं। लेकिन अब तो कुछ नहीं है, अब तो अंत वाले ही आ गए, सब आंतरिक दहन इंजन ही आ गए। लेकिन अब बाहरी वाले इंजन जो हैं वो फ्लॉप भी हो रहे हैं। तो देखिए, पहले कुछ थे जो बाह्य दहन इंजन का इस्तेमाल होता था, उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती थी, कोयला बहुत ज़्यादा की जरूरत होती थी। तो इसमें देखो आपने समझा कि बाह्य इंजनों में ईंधन के रूप में कोयला आदि के दहन उनकी प्रक्रिया इंजन से बाहर बाहर होती थी, किसी अन्य ऊष्मक में होती थी। फिर क्या होता था भाई, ऊष्मक में उत्पन्न ऊष्मा जो होती थी उसका प्रयोग करके भाई जल को जलवाष्प में बदलकर फिर वाष्प दाब द्वारा यानी वाइपर प्रेशर द्वारा इंजन के सिलेंडर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती थी, जिससे वह गर्म करता था। जब वह गर्म हो जाता था, जैसे देखो इसमें दे रखा है एग्जाम्पल में किस किस का इंजन भाई, भाप का इंजन, ठीक, इसके बाद भाप टरबाइन, इसके बाद स्टॉलिंग इंजन और पानी के जहाजों में प्रयुक्त होने वाला इंजन। पानी के जहाजों में भी प्रयुक्त होता है कौन सा इंजन, बाह्य दहन इंजन। तो इस प्रकार से देखिए ये आपके ऊष्मा इंजन था। ऊष्मा इंजन कितने प्रकार का, ऊष्मा इंजन दो प्रकार का, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन। ऊष्मा इंजन की आपने परिभाषा समझी कि वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, ऊष्मा इंजन कहलाता है। आपने क्या समझा कि वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मीय इंजन को किसमें, यांत्रिक इंजन में, यानी ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ऊष्मीय इंजन कहलाता है। ऊष्मीय इंजन दो प्रकार का, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन वो इंजन होते हैं, बाह्य इंजनों में ईंधन के रूप में बाहर से ऊष्मा मिलती है, जैसे कोयला आदि के दहन से, दहन का मतलब है कोयला के जलने से, प्रक्रिया इंजन से बाहर की ओर किसी अन्य ऊष्मक में होती है। फिर ऊष्मक में उत्पन्न ऊष्मा का प्रयोग जल को जलवाष्प में बदलकर फिर वाष्प द्वारा यानी वाष्प दाब द्वारा इंजन के सिलेंडर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे वह कार्य करता है। कौन कौन से इंजन हैं जो बाह्य दहन इंजन कहलाते हैं, तो भाप का इंजन, भाप टरबाइन का इंजन, स्टॉलिंग इंजन, पानी के जहाजों में प्रयुक्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब आंतरिक इंजन, आंतरिक दहन इंजन। तो बेटा अच्छे से आपकी वीडियो समझ में आ रही होगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बिना स्किप कीजिए, करे देखिए, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर के जो भी नोट्स हैं वो शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए बेटे अब देखते हैं अगली जो हेडिंग है, आंतरिक दहन इंजन।
चलिए सेकंड प्रकार क्या है, आंतरिक दहन इंजन। तो हम आंतरिक दहन इंजन को बेटे अच्छे से समझेंगे। हमने बाह्य दहन इंजन को समझ लिया। बाह्य दहन इंजन में क्या था, ऊष्मा के लिए बेटा हम बाहरी इंजन से बाहरी किसी कोयला आदि को जलाते थे, फिर उसकी ऊष्मा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम बाह्य इंजन का काम करते थे, बाह्य इंजन को चलाते थे। लेकिन यहाँ आंतरिक दहन इंजन है, इसका जो भी ऊष्मा होगी वो उस इंजन के अंदर ही होगी, ठीक है, कोई भी बाहरी ऊष्मक की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझो, आंतरिक दहन इंजन, इस प्रकार के इंजनों में ऊष्मा सिलेंडर के अंदर ही पेट्रोल, डीजल, तेल, सीएनजी, एलपीजी आदि जलाकर उत्पन्न की जाती है। आप समझ रहे हैं? देखो इसके पॉइंट को समझो। यहाँ पे था सीएनजी, पहले तो इनकी फुल फॉर्म ही बता दे रहा हूं। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी की है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आदि, ठीक। तो देखो इस आंतरिक दहन इंजन में क्या कह रहा है ये, कि इस प्रकार के इंजनों में जो ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा है, हीट है, वो सिलेंडर के अंदर ही, उस ऊष्मा जो है वो सिलेंडर के अंदर ही पेट्रोल, डीजल, तेल, सीएनजी, एलपीजी आदि जलाकर उत्पन्न की जाती है। आप समझ रहे हो भाई? आंतरिक दहन इंजन इस प्रकार के इंजन हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो, जैसे आप कार चलाते हो, ठीक, ट्रक चलाते हो, बस चलाते हो, इन सब का जो इंजन होता है, उन इंजनों में ऊष्मा जो है, जो सिलेंडर यानी जो टंकी होती है उसकी बात हो रही है, ऊष्मा सिलेंडर के अंदर ही पेट्रोल, जैसे पेट्रोल, डीजल तेल, सीएनजी, एलपीजी आदि जलाकर उत्पन्न की जाती है। इसमें चेंज यूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, कोई भी बाहरी ऊष्मक की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। बाहरी ऊष्मक की आवश्यकता किसमें पड़ती थी, बाह्य ऊष्मीय इंजन में। जब हम बाह्य ऊष्मक इंजन में बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती थी, वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमें इंजन को चलाना होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी बाह्य ऊष्मक की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो आगे क्या कह रहा है, जिसको इंजन कार्य करने में परिवर्तित करना है। समझो इस पॉइंट को फिर से, इस प्रकार के इंजन में ऊष्मा सिलेंडर के अंदर ही पेट्रोल, डीजल तेल, सीएनजी, एलपीजी आदि जलाकर उत्पन्न की जाती है, जिसको इंजन कार्य में परिवर्तित करना है। इसके लिए किसी अन्य ऊष्मक की, देखो कह रहा है वो, इसके लिए किसी अन्य ऊष्मक की यानी अन्य ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल में सपोज समझिए आप कि भाई मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस पूर्णतः दहन नहीं होता, जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर जैसे पदार्थ भी निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर आदि निकलते हैं, जो भी वातावरण में वायु होती है उस वायु को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा इसी से संबंधित है कि भाई अंतःदहन इंजन क्या है। हमारा क्वेश्चन, अंतःदहन इंजन का आविष्कार किसने किया। तो जो अंतःदहन इंजन है उसका आविष्कार किया, देखो रूडोल्फ डीजल, वैज्ञानिक का नाम है रूडोल्फ डीजल तथा निकोलस अगस्त ओटो ने। तो इस प्रकार से देखो आपने ऊष्मा को समझा, ऊष्मा इंजन को समझा, और ऊष्मा इंजन आपको ने समझ लिया दो प्रकार का होता है, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन। सबसे पहले आपने ऊष्मा इंजन की परिभाषा समझी, आपने क्या समझा था, चलिए रिवाइज करा देता हूं भाई। वह एक ऐसी युक्ति थी जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता था, ऊष्मीय इंजन कहलाता था। और ऊष्मीय इंजन था वो आपका दो प्रकार का था, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब चलते हैं हम आगे की ओर, नया क्वेश्चन टॉपिक लेंगे, देखते हैं क्या है। तो वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। देखिए हर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए, बहुत ही मेहनत से बेटे आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। देखिए ठंड कितनी पड़ रही है, फिर भी आपको पढ़ाया जा रहा है घर बैठे। तो बेटा कुछ ना कुछ तो आपको लाभ मिलेगा ही इससे, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करना ना छोड़े, लाइक करके ही जाएं। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नॉलेज देने वाला क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा था कि बाह्य दहन इंजन और अंतःदहन इंजन। ऊष्मा इंजन दो प्रकार के होते थे, बाह्य दहन इंजन और
अंतःदहन इंजन। अब देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई बाह्य इंजन की तुलना में अंतःदहन इंजन क्यों अधिक सुरक्षित होते हैं। देखो बाह्य दहन इंजन की तुलना में भाई बाह्य दहन में क्या होता था, जो यांत्रिक ऊर्जा थी वो हमें बाहरी किसी स्रोत से लेनी पड़ रही थी बाह्य इंजन चलाने के लिए। जैसे उसमें कोयले का उत्पादन, कोयला को जलाने से मिल रही थी। इसमें क्या था, अंतः में क्या था, अंतः में कुछ नहीं था। सिलेंडर जैसे एलपीजी, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल जो चलने वाले जो इंजन हैं, इसमें किसी भी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो ये कह रहा है कि बाह्य दहन इंजन की तुलना में जो अंतः दहन इंजन होते हैं ये अधिक सुरक्षित होते हैं, अधिक अच्छे होते हैं, इनसे कोई भी हानि नहीं होती, तो अधिक सुरक्षित होते हैं। कारण क्या है, क्या कारण है, क्यों अधिक अच्छे होते हैं, तो समझो आप क्यों ज्यादा सुरक्षित होते हैं। देखो, क्योंकि बाह्य दहन इंजन में बॉयलर का उपयोग किया जाता है। भाई जो बाह्य दहन इंजन होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ये बॉयलर का उपयोग किया जाता है। जब बाह्य दहन इंजन में बॉयलर का उपयोग किया जाता है तो इस बात का डर रहता है कि जो बॉयलर होता है ना, ये बॉयलर फटने का डर रहता है। इसलिए जब बॉयलर फटने का डर रहता है इसमें बाह्य दहन इंजन में, तो जब बॉयलर का फटने का डर रहेगा, इसका मतलब है साफ साफ कि इसलिए हम अंतःदहन इंजन ही यूज करेंगे। इसलिए क्योंकि अंतःदहन इंजन इसकी अपेक्षा, बाह्य दहन इंजन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होगा। तो आपको इसका आंसर मिल गया भाई, क्योंकि बाह्य दहन इंजन में क्या होता है, बॉयलर का उपयोग किया जाता है, और जब बॉयलर का उपयोग किया जाता है तो ये बॉयलर फटने का डर रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अंतःदहन इंजन होता है वो अधिक सुरक्षित होता है। अंतःदहन इंजन में कुछ भी नहीं होता, ऐसा बॉयलर फायलर की कोई भी व्यवस्था नहीं होती अंतःदहन इंजन में। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। अब बेटे हम जो आंकिक क्वेश्चन है वो आंकिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे, अब हम आंकिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप समझिए, आपके स्क्रीन पे जो आंकिक क्वेश्चन देख रहे हो, देखो समझो क्या है भाई। यदि ऊष्मा का आंतरिक तुल्यांक 4.2 जूल प्रति कैलोरी हो, यानी यांत्रिक तुल्यांक का मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम प्रदर्शित करते हैं बेटा, जे से। यांत्रिक तुल्यांक यानी जे बराबर कितना है, 4.2 जूल प्रति कैलोरी, तथा हो तो 500 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितनी कार्य की आवश्यकता होगी। इसका मतलब इसने क्या निकलवा रहा है, ये निकलवा रहा है कार्य की आवश्यकता होगी, यानी वो निकलवा रहा है आपसे डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कार्य। तो देखो दे क्या रखा है, गिवन वैल्यू इसमें देखो क्या दे रखी है बेटा। एक तो आपका जे बराबर दे रखा है इसने 4.2 जूल प्रति कैलोरी, ये आपका हो गया यांत्रिक तुल्यांक, जो आपका यांत्रिक तुल्यांक दे रखा है। इसके बाद 540 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, तो इसने क्या दे रखा है भाई, क्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, क्यू। और क्यू की वैल्यू कितनी दी है इसने, 540 कैलोरी। तो हम क्यू की वैल्यू लगा लेंगे बेटा 540 कैलोरी। ठीक, क्या निकलवा रहा है वो, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो डब्ल्यू बराबर देखो अपना, जब अपने सूत्र लगाएंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा जे इंटू क्यू, और आपस में हम क्या कर लेंगे बेटे, मल्टीप्लाई। जे की वैल्यू देखो कितनी है, 4.2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, 540। तो 540 आप लिख लो। देखो भाई 540। अब आप देखोगे कि भाई 540 में और 4.2 में एक जीरो है, तो आप समझ लेना भाई एक जीरो तो आपका आना ही आना है। कितना, आपका एक जीरो तो ये आएगा ही आएगा। ठीक, जब आप 42 की और 54 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2268। कितना मिल जाएगा, 2268 आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे भाई, एक अंक के बाद पॉइंट है तो आप एक अंक के बाद पॉइंट लगा दोगे, यानी लास्ट में जीरो तो जाएगा, तो एक अंक के बाद पॉइंट कहां पे आ जाएगा, जीरो के बाद। तो कितना हो गया, 2268। तो सीधे सीधे आपका कितना आंसर हो जाएगा बेटा, 2268 जूल। जूल इसलिए क्योंकि डब्ल्यू है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, फाइनली आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 कैलोरी ऊष्मा द्वारा
कितने जूल कार्य किया जा सकता है, कितने जूल कार्य किया जा सकता है। इसका मतलब क्या निकलवा रहा है बेटा, वो निकलवा रहा है कार्य, कार्य का मतलब W निकलवा रहा है। 100 कैलोरी ऊष्मा द्वारा कितने जूल कार्य किया जा सकता है। यदि क्या कह रहा है वो, ऊष्मा का तुल्यांक, ऊष्मा का बेटा ये क्या है, तुल्यांक है। ऊष्मा का तुल्यांक 4.2 जूल प्रति कैलोरी हो। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो आपको पता होना चाहिए, मैंने नोट करके आपको शुरू में लिखवाया था कि भाई 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर कितना होता है, तो मैंने आपको लिखवाया 4.2 जूल। कितना लिखवाया, 4.2 जूल। ठीक, 1 कैलोरी ऊष्मा में 4.2 जूल कार्य होगा, ये बात ध्यान रखो आप। अब वो कह रहा है कि 100 कैलोरी ऊष्मा द्वारा कितने जूल कार्य किया जा सकता है, तो भाई हम आराम से निकाल लेंगे। तो हम अगली लाइन से क्या लिखेंगे, 100 कैलोरी ऊष्मा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 100, और फिर आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4.2 से कर दो मल्टीप्लाई, इंटू 4.2, ये पॉइंट है बेटा। तो देखो इसमें कितना है, 2 जीरो तो आने आने हैं, तो आप 2 जीरो लिख लो। ठीक, और 42 एकम कितना हुआ, 42 एकम 42। अब आपको क्या करना है, पॉइंट सेट करना है। तो देखो पॉइंट दशमलव के एक स्थान के बाद पॉइंट है, तो आप एक स्थान के बाद यहां पॉइंट लगा दो। तो कितना हुआ आपका 420 जूल कार्य होगा। क्लियर, यानी 100 कैलोरी ऊष्मा, वो कह रहा था आपसे कि 100 कैलोरी ऊष्मा द्वारा कितने जूल कार्य होगा, तो भाई 420 जूल कार्य होगा। अब बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन है वो आपका, देखो तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है 420 जूल कार्य के समतुल्य ऊष्मा की गणना कीजिए। ऊष्मा का मतलब Q, क्या निकलवा रहा है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक दे रखा है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। तो बेटा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई भी इसमें समस्या नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले दे क्या रखा है भाई, 400 जूल कार्य, कार्य का मतलब क्या होगा W। इसने W तो आराम से दे दिया, कितना 420 जूल। इसके बाद और क्या दिया दे रखा है, तो भाई और दे रखा है देखो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। यांत्रिक तुल्यांक का मतलब है इसने जे भी दे दिया, जे कितना दिया है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ठीक, अब वो पूछ क्या रहा है, तो देखो पूछ रहा है कि 400 जूल कार्य के समतुल्य ऊष्मा की गणना कीजिए। ऊष्मा की गणना कीजिए का मतलब क्या निकलवा रहा है वो, Q। तो Q बराबर हमारा बेटा क्या हो जाएगा, Q बराबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। जब Q बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा तो आपको एक फार्मूला पता है, सूत्र आपको ऑलरेडी पता है। सूत्र ऑलरेडी आपको क्या पता था भाई, W बराबर देखो आपको क्या पता था, सूत्र एक आपने याद करा, W बराबर J इंटू Q, ये सूत्र आपने याद करा। तो इस सूत्र से अब आप क्या करोगे, जब आप बेटा Q बाहर निकालोगे, क्या निकालोगे, Q बाहर, तो जिसके साथ की हम कोई संख्या बाहर निकालते हैं तो उसके साथ जो रह जाता है फैक्टर, वो कहाँ जाता है, नीचे। तो नीचे क्या चला जाएगा आपका J, और ऊपर क्या आ जाएगा W। तो आराम से आपका देखो सूत्र बनके तैयार हो गया। W की आप वैल्यू लगा दो, कितना 420 अपॉन कितना लगाओगे नीचे 4.2। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर आप एक जीरो बढ़ा दो। अब देखो कितना हुआ, 42 से कम 42, और ये 2 जीरो बचे, आप 2 जीरो लगा दो, पूरा समाप्त हो गया। कितना हो गया भाई 100। तो Q बराबर कितनी कैलोरी की एनर्जी चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए भाई, 100 कैलोरी हमारी आ गई। कितनी, 100 कैलोरी। बेटा वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ये हम भी सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन दे रखा है देखो, यदि 8.4 जूल कार्य से 2 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की गणना कीजिए। तो आपके समझ में आ गया होगा, 8.4 जूल कार्य, इसका मतलब W दे रखा है, 2 कैलोरी ऊष्मा, इसका मतलब Q दे रखा है। तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की गणना कीजिए, इसका मतलब हमें J निकालना है, यांत्रिक तुल्यांक निकालना है। तो सीधे सीधे आप गिवन वैल्यू देखो, इसमें दे क्या रखा है, तो देखो W,
इसने कितना दे दिया, W बराबर दे दिया बेटा 8.4 जूल, तो 8.4 जूल हो गया। इसके बाद इसने क्या दे दिया है बेटा, Q, इसने Q कितना दिया है, 2 कैलोरी, 2 कैलोरी। और इसके बाद निकलवा क्या रहा है, यांत्रिक तुल्यांक की गणना, इसका मतलब वो निकलवा रहा है आपसे J, तो J बराबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क, J बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक यानी जो J बराबर आपका सूत्र होता है, तो J बराबर सूत्र क्या होता है, W अपॉन Q, ये आपका सूत्र होता है। अब आप करोगे क्या भाई, 8.4, W बराबर कितना है 8.4, Q बराबर कितना है 2, डिवाइड कर दो, 2 चौक कितना हुआ 8, और पॉइंट लगाए तो पॉइंट, 2 दूनी 4, इसका मतलब J बराबर कितना आया, 4.2 जूल प्रति कैलोरी हो जाएगा, 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है बेटा, आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है कि 3.5 किलोग्राम का एक ठोस गोला 3 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, यदि इसकी समस्त ऊर्जा ऊष्मा में बदली जाए या बदल जाए तो कुल कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। यहाँ देखो ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी, इसका मतलब क्या निकलवा रहा है, वो आपसे क्यों निकलवा रहा है। तो देखो दे क्या रखा है भाई, 3.5 किलोग्राम का एक ठोस गोला, इसका मतलब इसने दिया है M, 3.5 किलोग्राम, M क्या है, द्रव्यमान, कॉमा, और क्या दिया है 3 मीटर ऊंचाई, यानी इसने दे दिया H बराबर कितना दिया है 3 मीटर, H बराबर 3 मीटर। इसकी समस्त ऊष्मा में बदला जाए तो कुल कितनी ऊर्जा, और हाँ G का मान आपको पता है भाई, G का मान कितना होता है, G बराबर गुरुत्व की त्वरण यानी 9.8 किलो कैलोरी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद और क्या कह रहा है भाई, वो ऊष्मा में बदला जाए तो ऊष्मा निकलवा रहा है, यानी सीधी सीधी बात है Q निकलवा रहा है, तो बेटा Q बराबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे समझो, देखो बेटा Q बराबर जो होता है ना, Q बराबर आपने सूत्र पढ़ा W अपॉन J, W अपॉन J, Q के बराबर होता है W अपॉन J, और देखिए इसके बराबर होता है mgh अपॉन J, इसके बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो ये वाली दी गई है, तो m की वैल्यू है देखो 3.5 इंटू, G की वैल्यू है 9.8 इंटू, H की वैल्यू है आपकी वो है 3, और जो J है तो J की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2, तो आराम से लगा लोगे आप 4.2। अब आपको करना क्या है भाई, पॉइंट से आपको पॉइंट काटना है, पॉइंट से पॉइंट काटना है। अब क्या कैसे करके काटना है, देखो 7 छंग कितना हुआ 42, और 7 पन्ना कितना हुआ 35। इस वाले पॉइंट से ये वाला मत काटो, ये पॉइंट हटा ऐसे ही रहने दो, इस वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट काट दो, तो 7 छंग कितना हुआ 42 और 7 पन्ना कितना हुआ 35। अब देखो 3 दूनी कितना हुआ 6, 3 दूनी कितना हुआ 6। अब देखो 2 से इसे काट दो, 2 चौक कितना हुआ 8, बचा 1 हो गया 18, और 2 ने 18, यानी ये भी आपका कट गया, तो बचा कितना भाई 5 गुणे 4.9, मल्टीप्लाई कर लो, 5 ने 45 के 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24। ठीक, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, यानी 24.5 कितनी आ गई कैलोरी। ये फाइनली बेटा आपको आंसर जो है वो मिल गया। तो वीडियो आपकी समझ में आ रहा है, वीडियो में बेटा जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसके लिए आप कमेंट करिए, फिर कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा, पूरी कोशिश होगी मेरी क्वेश्चन को समझाने की। तो और समझ में आता हो तो प्लीज़ बताइए मुझे कि आपके समझ में आ रहा है। तो बेटा अब चलते हैं आगे की ओर, देखेंगे हम छठा जो आंकिक क्वेश्चन है वो क्या है। चलिए बेटे, अगला जो छठा आंकिक क्वेश्चन है उसे आप आराम से समझिए, थोड़ा सा टफ है लेकिन टफ भी कुछ भी नहीं है, जब समझोगे तो बिल्कुल सरल होगा, कोई भी कठिनाई इसमें भी नहीं आएगी। क्वेश्चन कह रहा है देखो 100 मीटर की ऊंचाई से जल गिर रहा है,
तो पृथ्वी पर गिरने पर इसके प्रति किलोग्राम ताप में कितनी वृद्धि होगी। इसमें दे रखा है जी की वैल्यू भी दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकेंड तथा जल की विद्युत ऊर्जा बराबर 4200 जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। अथवा में देखो क्वेश्चन एक और दे रखा है, क्या कह रहा है कि एक झरने की ऊंचाई 100 मीटर है। एक झरने की ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है। जब जल ऊपर से पृथ्वी पर गिरता है तो जल के ताप में कितनी वृद्धि होगी, यानी उसके टेम्परेचर में कितनी वृद्धि होगी। जे बराबर दे रखा है जी 4.2 जूल प्रति कैलोरी, जबकि जी की वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इसे हम सॉल्व करते हैं, आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। देखो तो आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे व्यय यांत्रिक ऊर्जा, व्यय यांत्रिक ऊर्जा बराबर लिखोगे h ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा। क्या लिखोगे, बराबर h ऊंचाई पर स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा बराबर देखो होता है mgh। इसके बराबर क्या लिखोगे आप, mgh। क्लियर। और mgh का मतलब m आपका द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, यहाँ पे h क्या है आपका ऊंचाई है। तो m की वैल्यू दी नहीं है लेकिन g की वैल्यू दी है। g की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है। और देखो h ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर। तो ऊंचाई दे रखी है 100 मीटर, देखिए आप यहाँ पे 100 लिख दो, ठीक, और बराबर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो 2 जीरो ये है, 1 जीरो ये, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो और 1 एकम 1, 1000 m। ठीक है, ये काय में आएगा आपका जूल में, ये आएगा आपका जूल में। नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखो ऊष्मीय ऊर्जा बराबर आप लिखोगे, ऊष्मीय ऊर्जा बराबर होता है ms डेल्टा टी, टी कैपिटल बना लो, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। ms डेल्टा टी, m की तो वैल्यू दी नहीं है लेकिन हाँ s की वैल्यू दी है। s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, दी है, कितनी, विद्युत ऊर्जा s कितनी है, देखो 4200। तो m इंटू कितना हो जाएगा आपका 4200। डेल्टा टी दी नहीं है तो आपकी ये हो जाएगी डेल्टा टी, ठीक है, जूल। जब आप इसकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4200 डेल्टा टी एम जूल, यही तो हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं है, चाहे आप डेल्टा टी पहले लिखो चाहे एम पहले लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैल्यू तो है इनटू में ही तो है, ये सारा सब कुछ इनटू में है। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, अब आप आराम से दोनों की वैल्यू आमने सामने रख सकते हो, यानी व्यय यांत्रिक ऊर्जा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा, दोनों की वैल्यू आप रख दोगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। व्यय यांत्रिक ऊर्जा बराबर कितना आया है, 1000 एम जूल। और ये कितना आया है, ये चेक करो आपका, ये आया है 4200 डेल्टा टी एम जूल। देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, किलोग्राम ताप में कितनी वृद्धि होगी, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, ताप में कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी, हम निकालेंगे डेल्टा टी, टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई एम से तो एम कैंसिल हो रहा है, आप काट दो, ठीक है, कोई भी आपको समस्या आएगी नहीं। अब आप क्या करोगे, ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी निकाल लो बाहर। डेल्टा टी आपने जैसे ही बाहर निकालोगे तो इसके साथ की वैल्यू जो भी होगी वो कहाँ जाएगी, नीचे, वो जाती है नीचे। तो आप 4200 कहाँ चला जाएगा आपका, नीचे चला गया, ऊपर कितना बचा 1000। अब आप देखोगे कि भाई ऊपर देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो, नीचे भी, नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर 3 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये बचा आपका 10/42। जब आप 10 को भाग दोगे 42 से तो मिलेगा आपको 0.238। कितना मिलेगा, ये मिलेगा 0.238 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस आंसर। इतने भाई ताप में वृद्धि होगी, कितनी ताप में वृद्धि कितनी होगी, 0.238 डिग्री सेल्सियस की।
तो बेटा आशा करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब देखिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगले क्वेश्चन को समझने से पहले आपको बताना चाहूँगा बेटा, देखिए चैनल पे एक इम्पॉर्टेंट जो नोटिस है वो चल रहा है, ऑफर चल रहा है, कह सकते हैं हम, नोटिस नहीं ऑफर चल रहा है। वो ऑफर ये है 1 से 7 जनवरी तक, 1 से 7 जनवरी तक जो भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराता है बेटा, तो 50% डिस्काउंट ऑफर आपका चल रहा है। 50% डिस्काउंट लगने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसके बाद जो न्यू बैच है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि मैथ, फिजिक्स, बॉटनी तीनों सब्जेक्टों की अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए और सभी सब्जेक्टों के अच्छे से आपको नोट्स भी मिल जाए। अब चलते हैं बेटे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन आप समझिए। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि भाई यदि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान 4.2 जूल है, कितना है 4.2 जूल प्रति कैलोरी हो, तो 200 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितने जूल कार्य करना होगा। यदि कार्य करना होगा, इसका मान किलोवाट घंटा में क्या होगा, यानी W पूछ रहा है, लेकिन W का कार्य का मान किस में पूछ रहा है, वो किलोवाट घंटा में। तो देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करोगे समझो। एक बार फिर से क्वेश्चन फिलहाल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना है 4.2 जूल प्रति कैलोरी हो, तो 200 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितने जूल कार्य करना होगा, इसका मान जो निकालना है वो किलोवाट घंटा में क्या होगा। क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो समझो, देखो आपको पता है 1 कैलोरी कितना, 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल कार्य के बराबर है, कार्य के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। अतः देखो क्या हो जाएगा, अतः 200 कैलोरी कितना, 200 कैलोरी ऊष्मा कितना हो जाएगा, ये 200 अब कितना हो जाएगा 4.2, इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा, देखो 2 जीरो तो है ही, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 840 जूल कार्य के बराबर होगी। 840 जूल कार्य के बराबर होगी, यही होगा ना। आगे समझो, अब देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल बराबर हो जाएगा आपका 1 किलोवाट घंटा, क्योंकि हमें 1 किलोवाट घंटा में ही आंसर बताना है, किलोवाट घंटा में बताना है। तो 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व होगा। ये हो जाएगा, देखो 840 जूल है आपका, 840 जूल, ये है, देखो आया आपका कितना 840 जूल, तो बराबर हो जाएगा 1 × 840 और अपॉन 3.6 गुणे 10 की पावर 6, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, कोई भी देखो पावर जब नीचे से ऊपर जाती है, ये पावर नीचे है, अभी नीचे से ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इतना काम बेटा मैं आप पे सौंप रहा हूं, आपको ईमानदारी पूर्वक अगर इसका आंसर करेक्ट आता है, यानी जितना भी आए, मैं आपको इसका आंसर आगे बताऊंगा नहीं इसका आंसर कितना आएगा, तो जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आराम से आपने इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के जितने भी अंकित मैंने कराए वो अच्छे से समझ रखे हैं और समझ में आए हैं, तो इस कैलकुलेशन का करके, ये कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना इसका आंसर आएगा। हर बच्चे का फर्ज ये बनता है कि अगर वो वीडियो देख रहा है तो ईमानदारी पूर्वक इसकी कैलकुलेशन करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइए। तो देखिए इसी क्वेश्चन के साथ ये जो आपका चैप्टर था 16वां चैप्टर था फिजिक्स का, चैप्टर का नाम था ऊष्मा तथा कार्य, इसमें पढ़ा था ऊष्मा इंजन हमने।
तो बेटा ये जो चैप्टर है ये आपका समाप्त हुआ, ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसके साथ साथ जो यूनिट आपकी 3 थी इसमें अभी एक चैप्टर और बचा है, यानी एक चैप्टर है, कल है संडे, संडे को आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर के साथ ये यूनिट भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिला के हम 3 यूनिट का मतलब है 10, एक यूनिट 10 मार्क्स की है तो 3 यूनिट हो गई आपकी 30 मार्क्स की। 30 मार्क्स की कल हम संडे यानी 3 जनवरी को 30 मार्क्स की फिजिक्स है वो पढ़ चुके होंगे। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।